हिंदी साहित्य दीप इस YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य दीप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों को भेजना। सेट नेट तथा MPSC एग्जाम के बारे में आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल जरूर करना। जून 2025 विषय हिंदी के लिए जो सेट प्रश्न पत्रिका थी उसके बारे में आज हम सिर्फ 10 प्रश्न को लेकर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जो भी उसका उत्तर होगा, उन प्रश्नों का उत्तर होगा, उसको लेकर जो है स्पष्टीकरण दिया जाएगा। ऐसे ही मैं ये जून 2025 की रिव्यू पेपर जो है, जो पहले हो चुके हैं, उसके बारे में हम एक वीडियो नहीं है, कई वीडियो बन जाएंगे 10-10 प्रश्नों को लेकर, उसको लेकर स्पष्टीकरण के सहित जो है हम क्लास में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। 120 मिनट का समय होगा, 200 अंक होंगे और 100 प्रश्न होंगे और भी वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1, जयपुरी बोली को दूसरी किस नाम से संबोधित किया जाता है? एक ऑप्शन क्रमांक 1 अहिरवाती, ढूंढाहरडी, अहिरी और कौरवी। उत्तर होगा ढूंढाड़ी, ढूंढाहाती। क्यों? स्पष्टीकरण। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से ढूंढाड़ कहा जाता है, इसलिए यह बोली जाने वाली बोली को जयपुर के स्थान पर ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। अन्यथा विकल्प अहितवाती, अहिया या कौरवी, अहिरी या कौरवी इस क्षेत्र की बोलियां नहीं है। प्रश्न दूसरा, घोष ध्वनियों का सही क्रम पहचानिए। ये ध्वनियां होगी जो स्वर व्यंजन के अंतर्गत, वर्णमाला के अंतर्गत आती है, वह घोष ध्वनियां कौन सी है? ग, घ, ण और ज। कैसे? स्पष्टीकरण ऑप्शन क्रमांक बी सही है। स्पष्टीकरण, घोष ध्वनियां वे होती है जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। देवनागरी व्यंजन वर्णमाला में कंठ वर्ग क, ख, ग, घ, ण के अंग के तीसरे ग, चौथे घ और पांचवें अंग वर्ण तालव्य वर्ग के तीसरे ज आदि व्यंजन घोष होते हैं। विकल्प बी जो है दिए गए ग, घ, ण, अंग, ज सभी घोष ध्वनियां हैं। प्रश्न क्रमांक 3, न किस वर्ण का व्यंजन है? दंत व्यंजन का वर्ण है, याद रखिएगा। स्पष्टीकरण कैसे? व्यंजनों का वर्गीकरण उसके उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है। न का उच्चारण जीभ के दांतों के टकराने पर होता है, इसलिए इसे दंत्य व्यंजन कहा जाता है। ओष्ठ, ओठ, कंठ, कंठ, कट्ठ, कंठ, कट्ठ और तालव्य तालु इसके उच्चारण का स्थान नहीं है। देव ने कौन सा ग्रंथ लिखा? भाव विलास। ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। स्पष्टीकरण, देव कविवर देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। उनकी प्रसिद्ध रचना भाव विलास और अन्य विकल्प जैसे सुझाव विलास, सुख विलास या आत्मविलास उनकी रचनाएं नहीं है। इसका अर्थ यह होगा कि भाव विलास जो है उनकी प्रमुख रचना मानी जाएगी। अलम किस सम्राट के समय के कवि थे? एक अकबर के सम्राट के कवि थे। ऑप्शन क्रमांक डी सही है। स्पष्टीकरण, कवि अलम जिनका पूरा नाम नत्था सिंह आलम था, मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे। वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वे अशोक चंद्रगुप्त या पृथ्वीराज के समकालीन नहीं थे। मीराबाई की कौन सी उपासना पद्धति है? दास्य, माधुर्य, लोक, साख्य। उत्तर होगा माधुर्य भाव। भक्ति साहित्य में भगवान के प्रति प्रेम विभिन्न भाव होते हैं। मीराबाई ने कृष्ण को अपना प्रेमी और पति मानकर जो भक्ति की वह माधुर्य भाव की भक्ति कहलाती है। दास्य भाव सेवक का भाव आएगा, सख्य भाव मित्र का भाव आएगा या लोक भाव उनकी प्रमुख उपासना पद्धति नहीं है। द वेस्ट लैंड के लेखक कौन है? टी.एस. इलियट। ऑप्शन क्रमांक बी सही है। स्पष्टीकरण, द वेस्ट लैंड अंग्रेजी साहित्य की एक क्रांतिकारी और अत्यंत प्रभावशाली काव्य रचना है जिसके रचयिता टी.एस. इलियट है। वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट पेन वार्न या एलेन टेट इसके लेखक नहीं हैं। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजवर किड़त, तापर सिंह करत अनुराग
इसमें कौन सा अलंकार है? रूपकांति शोक्ति अलंकार आएगा। ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। क्यों? स्पष्टीकरण, रूपन कांति योक्ति अलंकार तब होता है जब रूपक उपमेय में उपमान का आरोप हो, आधार बनाकर अतिशयोक्ति की जाती है। जहां जुगल कमल दो कमल रूप है, हाथियों के कानों के लिए और उन पर हाथी के खेलने की तथा उन पर सिंह के प्रेम करने की बात करके असंभव अतिशोक्तिपूर्ण चित्र खींचा गया है, इसलिए यह रूपक रूपक का अतिशोक्ति भी उसे कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, नौचित्य द ऋते नान्यद्य रस संभस्य कारणम औचित्योपरि निबंधस्तु रस रसोपतिशन पर पंक्तियां किसकी है? आनंदवर्धन की है। आनंदवर्धन की है। ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। स्पष्टीकरण, यह कथन काव्य शास्त्र में औचित्य उपयुक्तता के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। इसके प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया है, जो इन प्रवृत्तियों के रचयिता माने जाते हैं। बाद में वे शिमंद्र ने औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ में इस सिद्धांत को और विकसित किया है। आखिरी प्रश्न, संपूर्ण स्थिति का सर्वाधिक आतंककारी पहलू यह है कि सारा हिंदी प्रेम व्यावसायिक समुदाय के चंगुल में आ गया। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन क्रमांक डी सही है। यह कथन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने हिंदी पत्रिका के व्यावसायीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए यह बात कही थी। यह कथन महात्मा गांधी, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद का से संबंधित नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दूसरा वीडियो जरूर देखना। 10 से 20 प्रश्नों का मैं ऐसे ही विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। बहुत बहुत आभार। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा। नेट और सेट का विज्ञापन जरूर आएगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत आभार।